प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भारत की सहायता से निर्मित ग्यालत्सुएन जेत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया उद्घाटन। भूटान के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश हुए रवाना। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी। गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। भ्रष्टाचार पर भाजपा भी कर रही है विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने की केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। महुआ मोइत्रा पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। कोलकाता में टीएमसी नेता के कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर होगा विचार विमर्श। कांग्रेस ने प्रचारकों के चुनावी दौरे के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले में 80 से ज्यादा लोगों की मौत और 100 से अधिक जख्मी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा। भारत ने संकट की घड़ी में रूस के साथ खड़े रहने का दिया भरोसा। अमेरिका ने हमले में यूक्रेन की भूमिका से किया इनकार। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सर्बिया और बेलारूस के साथ कई देशों ने की हमले की निंदा। खेल की खबरों में आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 अहम मुकाबले। पहला मैच जो है वो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। वहीं दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में ग्यालत्सुएन जेत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। प्रधानमंत्री की यात्रा जो है उसमें भारत और भूटान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम की नीति के अनुरूप है। और प्रधानमंत्री भूटान की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद कुछ देर पहले स्वदेश के लिए रवाना हुए और अब वो स्वदेश लौट आए हैं। इस मौके पर जब वो वहां से रवाना हो रहे थे तो भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और वहां के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने उनका अभिवादन किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री को उनकी यात्रा के दौरान भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया, जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण रहा। प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर आपसी सहमति बनी, जिसमें 7 अहम समझौते भी शामिल रहे। सीबीआई ने प्रश्न पूछने के बदले धनराशि लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता सहित कई स्थानों पर वो अभी छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई कोलकाता में मोइत्रा के परिसरों और अन्य शहरों में की जा रही है। सीबीआई ने लोकपाल के निर्देश पर पूर्व सांसद मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। लोकपाल ने सीबीआई से इस मामले में 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। महुआ मोइत्रा को संसद की आचार समिति की सिफारिश के बाद पिछले वर्ष दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। संसद में प्रश्न पूछने के बदले एक व्यापारी से रिश्वत लेने का आरोप लगाए जाने के बाद समिति ने मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश की थी। और इसी बड़ी खबर पर कोलकाता से हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, हमने पहले भी चर्चा की कि इस वक्त जो संकट के बादल हैं वो महुआ मोइत्रा पर मंडरा रहे हैं और जिस तरह से सीबीआई ने प्राथमिकी जांच में जो उनके आवास है वहां छापेमारी की है, बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है।
नहीं है। मैं एक खबर देकर इस बात को इस तरह से कहना चाहूंगा कि संकट की घड़ी पूरे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर है। कल हमने खबर किए थे कि प्रदेश की एक मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा, उनकी जो घर है बोलपुर में, मतलब शांति निकेतन के पास, वहां पे ईडी की छापेमारी। आज पता चला है कि उनके घर से 41 लाख रुपया कैश बरामद हुई है। तो ये एक खबर मैंने अपने दर्शकों को देना चाहता हूं, और इसीलिए मेरा कहना यह है कि ये सिर्फ महुआ मोइत्रा की खतरा नहीं है, पूरे तृणमूल कांग्रेस की खतरा है। और आज की बात अगर कहे तो ये जो लोकपाल की तरफ से सीबीआई इंक्वायरी की आदेश दिया गया, उसी के आधार पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी की आरोप के हिसाब से एफआईआर दर्ज किया गया। और ये जो छापेमारी जारी है, और सिर्फ एक जगह पे नहीं, कई जगह पे ये छापेमारी जारी है। आंचल, प्रसन्नजीत, मनी ट्रेल को स्थापित करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सीबीआई को? क्योंकि ये हम चर्चा भी कर रहे थे कि वो जो पैसा है वो उपहार के रूप में हो सकता है, किसी अन्य फॉर्म ऑफ तरीके से इसे इस्तेमाल किया गया होगा अपने फायदे के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके व्यापारी दोस्त थे उन्होंने उनसे संबंध की बात मानी थी। हाँ, ये मनी ट्रेल किसी ना किसी जगह पे साबित करना सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये जो सारे की सारे जो आरोप पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगाया जा रहा है, या ईडी का छापेमारी, इनकम टैक्स की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी, सारे की सारी जगह पे कोशिश यही है। और ये काफी मेहनत की बात है इस जांच एजेंसियों के लिए कि मनी ट्रेल को किस तरह से वो साबित कर पाए। और यहाँ पे भी सिर्फ, जैसे मैं कह रहा था, कैश फॉर क्वेरी में कैश सिर्फ एक बात नहीं है। कैश कहने के लिए कैश है, कई तरह की जो बेनिफिट लिया जाता है क्वेरी की नाम पर, सदन की पटरी पर सवाल रखने के नाम पर, इसके बारे में कई तरह की जो उदाहरण मैं दे रहा था अगले चर्चा में, वो ही है कि किसी फॉरेन ट्रिप को प्रसन्नजीत, आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगी क्योंकि भूटान से सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री की जो स्वदेश वापसी है वो हो चुकी है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुबह हमने दिखाया था कि जब प्रधानमंत्री थे वो स्वदेश के लिए रवाना हुए थे, और अब अपने सफल भूटान दौरे के बाद प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी हो चुकी है। हमने देखा कि कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने भूटान में हिस्सा लिया। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये दौरा बेहद अहम माना गया है, और साथ ही जो सबसे बड़ा नागरिक उच्च सम्मान था उससे प्रधानमंत्री को अलंकृत किया गया भूटान में। और पारंपरिक तौर से देखा जाए, सांस्कृतिक लिहाज से देखा जाए तो दोनों देशों के रिश्तों का एक नया अध्याय इस पूरे दौरे से सामने आया, जहां पर वहां के जो लोग थे खुली बाहों से उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया, स्वागत किया। और प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनका गौरव है जो ये पुरस्कार, इस पुरस्कार से मुझे नवाजा गया, मुझे अलंकृत किया गया है। तो 2 दिवसीय भूटान का ये दौरा रहा, प्रधानमंत्री का काफी सफल दौरा माना गया है, और विभिन्न कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर उन्होंने हिस्सा लिया। और जिस तरह से जिस अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, इसकी फंडिंग के लिए भारत का शुक्रिया अदा भूटान कर चुका है। और सबसे अहम बात यहां पर है कि भूटान और भारत के रिश्ते काफी प्रगाढ़ हैं, और इस दौरे के बाद एक नई ऊष्मता हम यहाँ देखने के लिए हमने यहाँ देखा, और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कैसे जो वहाँ के लोग हैं उनका प्यार से अभिवादन किया। तो प्रधानमंत्री भूटान का 2 दिवसीय दौरा कर स्वदेश लौट आए हैं। वापस आपको लिए चलते हैं प्रसन्नजीत के पास, जो हमें महुआ मोइत्रा जिनके जो ठिकाने हैं वहां पर सीबीआई छापेमारी कर रही है, इस पर जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, मेरा सवाल यहां पर यह भी है कि क्या ऐसा भी होगा कि सीबीआई क्वेश्चनिंग के लिए महुआ मोइत्रा को दफ्तर बुला सकती है? और क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि पासवर्ड कैसे कोई दे सकता है जो उसका पर्सनल लॉगिन आईडी है, जो सवाल रखने के लिए संसद द्वारा दिया जाता है, जिस पर एथिक्स कमेटी ने सवाल उठाए थे। हाँ, देखिए, ये साइबर सिक्योरिटी सिर्फ माने महुआ मोइत्रा और उनसे रिलेटेड नहीं है, ये साइबर सिक्योरिटी पूरे देश के लिए है। क्योंकि ये
पार्लियामेंट की जो सवाल पूछने का या पार्लियामेंट की जो मेंबर है उनकी जो पार्लियामेंट के साथ बातों की जो जो कुछ भी सवाल पूछना या किसी तरह से कोई मेंशन कराना कुछ भी हो, उसके लिए ये जो लॉग इन आईडी है ये बाहर में किसी को दिया गया, वो देश में भी नहीं है, विदेश है। सब कुछ लेकर ये देश की सिक्योरिटी के साथ साइबर सिक्योरिटी सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो सीबीआई लोकपाल ने आदेश दिया है वो सिर्फ कैश पर इंक्वायरी के दायरे में बंधा रहेगा, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है, ये किसी को भी नहीं लगता है, क्योंकि बाकी सारे चीजें इसके साथ जो जुड़े हुए हैं तार, इसको भी जोड़ने की कोशिश सीबीआई की तरफ से या बाकी जो जांच एजेंसी है उनकी तरफ से किया जाएगा। इसीलिए क्योंकि अगर किसी ने सोचा कि सिर्फ उनको लोकसभा से निलंबित कर दिया और बात वहीं पे खत्म हो गया, बात ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो एक प्रेसिडेंस रख के गया है महुआ मोइत्रा ने, ये प्रेसिडेंस देश के लिए काफी खतरा है। जी बिल्कुल, और वो तो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही हैं। खैर, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे आपसे प्रसन्नजीत। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बात करते हैं अब एक और घोटाले को लेकर, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं शराब घोटाले मामले की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिनों की ईडी रिमांड पर हैं। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। आज सुबह एक मेडिकल टीम ईडी दफ्तर पहुंची और टीम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का टेस्ट किया। ये रूटीन कार्रवाई के तौर पर हुआ। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। यहां उन्हें अदालत ने 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया और अब 28 मार्च को उनकी कोर्ट में पेशी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी इल्ज़ाम लगी हुई है, मैं मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कुर्सी की दौड़ में है, जनता की दौड़ में नहीं। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति को कोसा था, लेकिन आज ये घमंडिया गठबंधन करवट बदल रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी पी पी कर कोसा था अरविंद केजरीवाल जी के एक्साइज पॉलिसी को। हर एक प्रवक्ता ने, हर एक नेता ने अरविंद केजरीवाल जी को आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया था और यह कहा था कि इस एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ रुपए ब्राइब के रूप में या रिश्वत के रूप में, किकबैक के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने लिया है। और आज आप देखिए, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये किस प्रकार करवट बदल रही है। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अपने परिवार और अपने पार्टी के साख को बचाने की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर इंडी गठबंधन में मतभेद साफ दिखाई देने लगा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि एक समय था जब एक हवाला कारोबारी जैन की कथित डायरी में आडवाणी जी, माधवराव सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं के नाम आए थे और उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। तब उन्होंने नैतिकता का तकाजा देकर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना पर इस्तीफा दिया था। उनका कहना है कि दिल्ली के शराब घोटाले की सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत को करना है। पर एक मुख्यमंत्री पर इस घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वह कस्टडी में है और मुख्यमंत्री के पद से अभी तक चिपके हुए हैं।
ये कैसी नैतिकता है? उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और वरिष्ठ भाजपा नेताओं की अगुवाई में राजघाट पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और भाजपा मुख्यालय से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राजेश, जहां एक और जो भाजपा दिल्ली प्रदेश है वो धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। हमने देखा राजघाट पर वो चल रहा था। वहीं अभी जो एक वीडियो मैसेज जो सीएम साहब की पत्नी हैं, उन्होंने एक वीडियो मैसेज जो है उसको रीड आउट किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें पहचानना होगा कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो मेरे खिलाफ काम कर रही हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर लगातार बीजेपी उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो धर्मपत्नी है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से कुछ देर बाद होना है। ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो दोपहर में जो है वो प्रेस को संबोधित करेंगी। तो ऐसे में तमाम लोगों की नजरें प्रेस पर टिकी रहेंगी कि केजरीवाल की धर्मपत्नी क्या कुछ मीडिया को ब्रीफ करती हैं, क्या कुछ आरोप लगाती हैं। ये जो है सबसे ज्यादा इस पर नजरें टिकी रहेंगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने गांधी की समाधि स्थल जो राजघाट पर है वहां पर जाकर उन्होंने शपथ ली है और शपथ ली है अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वो केजरीवाल को सन्मति देने की बात जो है बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बापू से कर रहे हैं और जाकर वहां पर उन्होंने शपथ लिया, धरना प्रदर्शन किया। और उनका एकमात्र यह प्रयोजन था धरना प्रदर्शन का कि यह संवैधानिक संकट की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एक मुख्यमंत्री जो जेल में है, जो जेल में रहेगा, वह कैसे अपनी हुकूमत चला सकता है, कैसे सत्ता चला सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली की सियासत जो है वो गरमाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग को लेकर आक्रामक है, धरना प्रदर्शन कर रही है। और पूरे जो बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता और जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो धरना प्रदर्शन कर बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री से। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में अब दिल्ली के आईटीओ के पास जो शहीदी पार्क है वहां आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस प्रदर्शन में आपके विधायक और मंत्रियों समेत तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं। आपके विरोध प्रदर्शन में विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। आपके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शहीद पार्क के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए। गिरीश, अब क्या विकल्प बचते हैं अरविंद केजरीवाल के पास? किस कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाएंगे और आखिरकार अभी शहीदी पार्क का क्या माहौल है? इस वक्त धरना प्रदर्शन किस तरह से कर रहे हैं आप पार्टी के कार्यकर्ता? देखिए आंचल, मैं आपको बताना चाहूँगा करीब 10 बजे करीब ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटना आरंभ हो चुके थे। अभी फिलहाल धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। हालांकि इस बीच में जो दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी वो यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो जेल से ही सरकार को चलाएंगे। इस समय आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी राहुल चोपड़ा से कहूंगा कि वे देर से दिखाएं, जहां देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस को तैनात किया गया है। और अब से कुछ देर पहले कुछ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन जरूर कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकल रहा है लोग शांत होते नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से जगह जगह पर दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है, RAF को यहाँ पर तैनात किया गया है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर शहीदी पार्क के अंदर सुबह 10 बजे से पहुंचे थे और करीब अब 12 बजे
थे, ज्यादा का समय हो गया, तो काफी जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो अपने अपने घरों की तरफ भी जा रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो यहाँ पर पहुंचे थे और वो भी यहाँ से जा चुके हैं। उनका यही कहना था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो जो है वो जेल से ही अपनी सरकार को चलाएंगे। इस तरह से उन्होंने एक संदेश देने का यहाँ से प्रयास किया है। और जो इंडी गठबंधन है, जिसका मुखर चेहरा रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, अब उसमें भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी के अन्य नेताओं की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग ने आज मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। गुलाब सिंह से दिल्ली सरकार की एसीबी भी एमसीडी के टिकट बेचने के मामले में पूछताछ कर चुकी है। गुलाब सिंह गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं। 2016 में उन्हें फिरौती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। और अब खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हाल के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इन विधायकों का कहना है कि वे बीजेपी में शामिल होंगे और उसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस के अयोग्य करार दिए गए 6 बागी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंपने वाले निर्दलीय विधायकों में आशीष शर्मा हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र, होशियार सिंह देहरा और केएल ठाकुर नालागढ़ शामिल हैं। इस्तीफा सौंपने से पहले तीनों विधायक शुक्रवार को शिमला पहुंचे और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात की। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 67 सीटें हैं। सदन में बहुमत साबित करने के लिए 35 विधायकों की जो संख्या है उसे होना जरूरी है। और शिमला से ही जुड़ रही है हमारी संवाददाता सहयोगी नंदिनी मित्तल। नंदिनी, हिमाचल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका, वहीं जहां आज बीजेपी में 3 निर्दलियों के शामिल होने की बात कही जा रही है, वहीं जो 6 बागी विधायक थे जिन्हें कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, वो भी थामेंगे अब कमल के हाथ का साथ। बिल्कुल आंचल, पिछले 1 महीने से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। एक पशोपेश का माहौल है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस से जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन, जो राज्यसभा सांसद के तौर पर टिकट जिन्हें मिला था, उनके पक्ष में वोट दिया। उसके बाद ये सारी स्थिति उभरी है। उसके बाद सरकार के बचाने के कवायद में इन 6 जो बागी कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें जो है उन्हें निकाल दिया गया विधानसभा से, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये सारा मामला जो है ये तब से चल रहा है और समझ नहीं आ रहा है, ना कांग्रेस को समझ आ रहा है कि क्या करें और ना ही लोगों को समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब ये विधायक जो है वो अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ जो है उसमें शामिल हो जाते हैं और ये 3 निर्दलीय भी शामिल हो जाते हैं और ये अभी तो 6 ही सीटों पे उपचुनाव होने थे, लेकिन ये 3 सीटें अगर उसमें जुड़ जाती हैं तो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। और अगर ये 9 सीटें जो है वो जीत कर भारतीय जनता पार्टी की टिकट इन्हें अगर बागी उम्मीदवारों को मिलती है और ये जीत कर भी आ जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 34 होती है। ऐसे में क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी बात है कि जो है कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ न केवल इन 6 विधायकों ने बल्कि और लोगों ने भी अपना जो है कहीं ना कहीं ये कहा है कि ये मुख्यमंत्री जो है उनकी बात नहीं सुनते हैं। अगर हम प्रतिभा सिंह की बात करें जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार और पार्टी के बीच कहीं ना कहीं ये संकेत दिए हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या कुछ और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं या इस्तीफा देते हैं, ये देखने की बात रहेगी। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी ये मानना है नंदिनी कि बड़ी हास्यास्पद स्थिति है वहां पर सरकार की, क्योंकि मंत्री से कार्यकर्ता नाराज हैं और कई ऐसे जो वहां पर मंत्री हैं जो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते। वजह यही है कि आला कमान से बातचीत नहीं हो पाती है। एक बहुत बड़ा विरोध का स्वर उठता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर हिमाचल की सियासत में।
आंचल बिल्कुल सही बात का है। ये जब से जो है कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है, साफ नजर आता है। जब भी कभी जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वे अगर हाई कमान की तरफ किसी समाधान के लिए देखती है तो वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। तो ये पूरा जो हिमाचल प्रदेश में हुआ, ये उसी का नतीजा था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ये बात काफी समय से सामने आ रही थी। जब विक्रमादित्य सिंह ने ये बात कही कि हम सही का साथ देंगे, मेरे काम नहीं हो रहे। इसके अलावा बहुत सारे कांग्रेस के विधायक भी बार बार सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने का प्रयास करते थे, उनसे वे मिलते नहीं थे और उनके काम भी नहीं हो रहे थे। तो ये जो विरोध के स्वर थे, ये लगातार उठ रहे थे। हाई कमान को कांग्रेस के इसका पता था, लेकिन वो इस मामले में राज्य सरकार को ना तो कोई निर्देश दे पा रही थी, ना कोई सुझाव दे पा रही थी। ये पूरा का पूरा मामला इसलिए ही सामने आया है क्योंकि आला कमान, जो कांग्रेस का हाई कमान है, वे अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी सरकार के लोगों को ना तो सुझाव दे पाता है, ना निर्णय ले पाता है। अगर हम वर्तमान स्थिति में भी बात करें, जैसे आपने कहा कि कई मंत्री जो है वो इस्तीफा दिया, हमने देखा कि विक्रमादित्य सिंह ने इस मामले में इस्तीफा दिया था, बाद में हालांकि उन्हें मना लिया गया। लेकिन ये नाराजगी क्या चलती रहेगी, ये देखने की बात होगी। क्या उनके साथ कोई और विधायक भी है जिनमें ये नाराजगी है, ये भी देखने की बात होगी। क्या और भी मंत्री हैं जो उनके साथ दे सकते हैं, जैसे कुछ और मंत्रियों का भी नाम आ रहा था, ये भी देखने की बात होगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो देखने की बात मतलब बहुत कुछ ऐसा है दिलचस्प। और 1 जून को जब चुनाव होगा, खास करके जब 9 सीटों का चुनाव होगा, जी, तो बहुत दिलचस्प होने वाली है हिमाचल की सियासत। का चुनाव होगा, उसमें कितने लोग जीत पाते हैं। जी जी, और अहम बात यहाँ पर यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो ये बागी थे, 6 बागी विधायक उन्होंने दायर की थी, अब क्योंकि वो भाजपा में अगर शामिल होते हैं तो उस याचिका का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से वो बागी अपनी याचिका भी वापस लेंगे, जिसकी सुनवाई अभी 18 मार्च को हुई थी और जिस पर यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हिमाचल सचिवालय जवाब दे, 6 मई को जवाब देना था। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कुछ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और हिमाचल के बाद अब आपको सीधे ले चलते हैं पंजाब, जहां जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव जारी है। जहरीली शराब पीने से शुक्रवार 10 और लोगों की मौत हुई और इसी के साथ इस मामले में मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई। इसके अलावा 31 लोगों का संगरूर और पटियाला के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में ज्यादातर सुनाम हलके के टिब्बी रविदासपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने शुक्रवार को 4 और लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि जहरीली शराब बनाने वाले मास्टरमाइंड समेत 4 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने स्तर पर मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर उन्हें 4 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। और इसी बड़ी खबर पर अमृतसर से हमारे साथ हरप्रीत जुड़ गए हैं। हरप्रीत, क्या है ये पूरा मामला, और जिस तरह से लगातार पंजाब को नशे से मुक्त कराने की बात आम आदमी पार्टी कह रही थी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी आंचल, बिल्कुल संगरूर में अभी तक इस मामले में काफी सारी मौतें हो चुकी हैं। 20 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और 31 के करीब जो है वो लोग गंभीर हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। उनमें से कई गंभीर हैं जिनको पटियाला के हॉस्पिटल्स के लिए रेफर किया गया। और जैसा कि आपने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा कहा गया था नशे को लेकर, ये पहला मामला नहीं है। पिछले 1-2 सालों में पहले भी ऐसा हो चुका है। पंजाब के कई जिलों में पहले भी जहरीली की शराब की वजह से मौतें हो चुकी हैं। पर कहीं ना कहीं जैसे कि विरोधी दल जो हैं वो भी इस चीज को लेकर सरकार को निशाना बना रहे हैं कि इस पर कहीं ना कहीं अनदेखी तो हुई है, लापरवाही की बात कही जा रही है विरोधी दलों की द्वारा। और राज्य सरकार की तरफ से भी जैसे कि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पुलिस द्वारा, डीजीपी स्पेशल उनके द्वारा की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने बताया है कि अभी तक जो गिरफ्तारियां, उस दिन तक उन्होंने 5 गिरफ्तारियां हो चुकी थी जिसमें उनका मास्टरमाइंड भी इन्वॉल्व था। उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको जेल भेज दिया गया है, जो उसकी लेटेस्ट अपडेट अभी तक जी। तो उसके बाद जो उन्होंने बताया भी है, उन्होंने सामान भी कुछ जब्त किया गया है पुलिस के द्वारा और इसके अलावा उन्होंने वो केमिकल्स भी बरामद किए हैं जिनसे वो शराब बनाई गई है। चलिए, तो पंजाब में जहरीली शराब का ये मामला है जिस पर
हरप्रीत हमें अपडेट दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल समाचारों में इतना ही। नमस्कार। तपस्विन वेशवा